इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर अनुज माथुर जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। साथ में फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और साथ में मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी भी थोड़ी देर बाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कत्लेआम, बर्बरता का जो सिलसिला है वो रुकने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हिंदुस्तान से कोई भी आम आदमी जो देख रहा है उसके जहन में यही सवाल है, ये सिलसिला रुकेगा कैसे? ये जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है वहां पर चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सिलसिला रुकेगा या इसके लिए पूरी दुनिया को या भारत को ही कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? माथुर साहब। रवि, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आज हिंदुओं की परिस्थिति बांग्लादेश में है, उसकी उसकी जो मूल वजह है उसको देखने की आवश्यकता है। आपको अगर ये बात सब 50 बार कही जा चुकी है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि सन 47 में 28 से 30% जो पॉपुलेशन बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था वहां हिंदुओं की थी, मतलब लगभग 1/3 जनसंख्या हिंदुओं की थी। आज उसको आपने 7 से 8% पर आ जाने दिया है। ये मैं आ जाने दिया है इसलिए कह रहा हूं कि अगर वहां पर कोई एक कलेक्टिव तरीके से इस चीज को समझा जाता और इस चीज के बारे में बात की जाती, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिस्थिति नहीं हो सकती थी। ये 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था वो भी प्राइमरीली बंगाली हिंदुओं के अगेंस्ट इन लोगों ने, और लाखों लोगों को उस समय मार दिया गया था। वजह बिल्कुल साफ है कि जो बांग्लादेश जो है आज एक ऐसी उन्मादी सरकार के हाथों में है। और न केवल आज से, ये कोई नई बात नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं रवि आपको कि कोई नई बात नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में या पूर्वी पाकिस्तान में बहुत समय से होता चला आ रहा है। अगर या हम लोग देखें कि जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे वो हिंदू थे, मंडल, और वो जब बांग्लादेश उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में गए और मंत्री पद उन्होंने हासिल किया, उनको लगता था कि दलितों को लाभ मिलेगा। उस समय 10,000 दलितों की एक साथ हत्या की गई थी बांग्लादेश में। तब वो वहां से वापस आकर के भारत में आ गए, और भारत में तो ये बात कोई नई नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश की भी आज ये हालत हो गई है कि अगर आपको वहां पर चुनावों में विजय हासिल करनी है तो आपको हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना पड़ेगा और भारत विरोधी एजेंडा चलाना पड़ेगा, तभी आपको जहां इस बात का लेकिन माथुर इसमें साहब, एक सेकंड और। हाँ, माथुर हाँ, साहब, क्या ये बांग्लादेश भूल गया क्या? बांग्लादेश का अस्तित्व आया कैसे है? वो तो भारत बिल्कुल की यही वजह मैं से कह आया रहा है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। भारत के हिंदू सैनिक, मैं स्पेशली कोट कर रहा हूं कि भारत के हिंदू सैनिक सरहद पे अपनी जान नहीं देते, बलिदान नहीं देते, तो आज बांग्लादेश होता भी नहीं होता। ये बांग्लादेश के लोग, वहां के कट्टरवादी नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि वजह यही है कि ये जो 1971 में भी जो भारत की पाकिस्तान की जो 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 वो जो एलिमेंट था, वो जमात इस्लामी का जो एलिमेंट था वो पाकिस्तान की सेना के साथ था। और जो जेनोसाइड ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बांग्लादेश में किया गया था, उसमें उस जमात का पूरा पूरा हाथ था, हिस्सेदारी थी, वो उसमें शामिल थी। बावजूद उसके अगर आपने आते ही यहां पर उसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया और उनको खुली छूट दे दी कि अगर अब आपके पास पूरी छूट है और आप जाकर के जो मन में आए कर सकते हैं, इसमें सरकार की पूरी पूरे इसमें पूरी तरह से शामिल है। मोहम्मद यूनुस इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, और ये बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब होती चली जा रही है। इसको चेक करने की आवश्यकता है। चेक करने की अवस्था है। और सवाल यह है कि इस समस्या का अब समाधान कैसे होगा, क्योंकि यह समस्या दिन ब दिन कैंसर की तरह आगे बढ़ती जा रही है। इसका कोई इलाज है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब जी, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे सवाल पूछूंगा कि दुनिया के तमाम जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, मानवाधिकार संगठन है, अगर गाजा में कुछ होता है तो वो सबसे आगे आते हैं। अगर फिलिस्तीन के खिलाफ कुछ होता है तो सबसे आगे आते हैं।
बांग्लादेश में टारगेटिंग किलिंग की जा रही है। वहां पर एक मंत्री को इसलिए मार दिया गया, जेल के अंदर हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था, 5 बार का सांसद था। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच होती है तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की कि हां किसी अलग धर्म के लोग मरेंगे तो उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके लिए ह्यूमन राइट्स होंगे, लेकिन हिंदू मरेगा बांग्लादेश के अंदर तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। उस्मानी साहब, मेरी ये समझ नहीं आता सर, बांग्लादेश में ये कौन कह के मारता है कि ये हिंदू है? ये आपको कैसे पता चलता है कि ये टारगेटेड करके मारा गया कि हिंदू है? ये सोर्स आपका मुझे समझ नहीं आता। दीपू चंद्र दास क्या था? सर आप लोग आप पेशेंस रखिए सर। उस्मानी साहब, आप पेशेंस रखिए। दीपू चंद्र दास, आप तस्वीरों को झुटला रहे हैं। सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। आर्मी भी ये डिसाइड करेगी कि धर्म देख के मारा गया? क्या आप आर्मी, इंडियन आर्मी हमें ये बताएगी कि बांग्लादेश में किस आधार पे मारा गया उसको? अरे बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा कब से चल रही है? एक जमाना हो गया। और फिर दूसरे तख्ता पलट हुआ है सरकारों का, तो आपस में जो उनके मतभेद है उसके लेके ये काम हो रहा है। हम उसमें ये नया ट्वीट डाल देते हैं कि लेके हिंदू को देख के मारा। अब ये कहाँ से, किसने आप? अरे भैया बात सुनो उस्मानी साहब, मुसलमान भी सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, आप मुझे बोलने दो ना। आप बीच में क्यों बोलते? सही बात सुनने की हिम्मत रखो, सही बात सुनने की हिम्मत रखो पहले। रावत साहब, बकवास कौन सुनेगा? सुन लीजिए ना, हिम्मत रखो ना सुनने की, सच सुनने की हिम्मत रखो। हिम्मत रखो सच सुनने की, हिम्मत नहीं आप मर्यादा में रखे। एक मिनट सभी शांत रहे, सभी शांत रहे, सभी 1 मिनट सभी शांत रहे। उस्मानी साहब सुन लीजिए, यहां पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है। जो भी कहना है आप कहेंगे, कोई तू तड़ाक नहीं होगी इस डिबेट में। हमारा मकसद यहां पे किसी को लड़ाना नहीं है, दो प्रवक्ताओं को। हमारा मकसद है कि अगर आम आदमी की जान जा रही है तो उस पर सवाल उठेंगे, और वो टारगेटिंग किलिंग हो रही है तो उस पर आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ? क्या उसका धर्म नहीं देखा जाएगा? अभी कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं। मैं आपको यह दिखा रहा हूं, देखिए। उस्मानी साहब 1 मिनट सुन लीजिए। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या, 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या, 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र की हत्या, खोकन दास की हत्या, राणा प्रताप बैरागी की हत्या। अब जो जेल में मौत हुई है वो भी हिंदू हैं। आप इस चीज से आप अपनी आंखें बंद कैसे कर सकते हैं कि वहां टारगेटिंग किलिंग नहीं हो रही है? अरे सुन लीजिए, मैं जवाब तो दे दूं पहले। सर 74,000 बुजुर्ग बूढ़े बच्चे मारे, में कहा था ह्यूमन राइट दुनिया का? कहा था ह्यूमन राइट्स? माया मारे लाखों के हिसाब से मुसलमान कत्ल करा, कहा था वहां का महंगा दरबदर हो गए, कहा था ह्यूमन राइट्स? आप बताइए ना। अगर मैं ये पूछूं आप सारे मुसलमान थे, क्यों नहीं बताया हमने जाके? क्या सवाल करोगे कि आप दूसरे देश के मुसलमान से आप ले सकते हो ना? मैंने आपसे कभी कहा? अरे सर आप बीच में क्यों बोलते हो? रावत साहब 1 मिनट रुक जाइए। रावत साहब 1 मिनट रुक जाइए। रावत साहब जो भी कह रहे हैं उसका काउंटर किया जाएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। रावत साहब आप बीच में क्यों बोलते हो? आपका नंबर आएगा, बीच में मत बोलो आप। ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सच है। आप ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ। आप ये तो धर्म के आधार पर देश में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देश का माहौल खराब करने की कोशिश। मैं रोक रहा हूं दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस पर निशाना साधा है और कहा कि चरमपंथियों को यूनिस सरकार बढ़ावा दे रही है। यूनिस सरकार ने चरमपंथियों को ताकत दी है। यूनिस ने आतंकवादियों को जेल से रिहा किया। शेख हसीना बांग्लादेश के चुनावों को मजाक बता रही हैं क्योंकि 12 फरवरी को आम चुनाव भी होने हैं। हालांकि शेख हसीना की पार्टी उसमें शिरकत नहीं कर रही है, उसको पहले ही बाहर कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से हिंदुओं की टारगेटिंग किलिंग हो रही है उसको लेकर सवाल तो उठाए जाएंगे। उस्मानी साहब वाकई में आपके अंदर इतनी इंसानियत खत्म हो गई है, आपको बांग्लादेश में कुछ दिख ही नहीं रहा है? रमेश चंद्र सेन जेल के अंदर जिनकी मौत कर दी गई, दीपू चंद्र दास सरेआम सड़कों पर जिनको जला दिया गया, हिंदुओं के घर लोगों के जला दिए गए, आपके अंदर वाकई में कोई इंसानियत नहीं है? आप भी उन्हीं कट्टरवादियों की तरह हो गए हैं क्या उस्मानी साहब जो बांग्लादेश में है? अगर गाजा में किसी सुन लीजिए गाजा में किसी बच्चे की जान जाती है
तो हमें दर्द होता है, मैं बता रहा हूँ। हमें दर्द होता है कितने- किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी कितने धर्म लोग से जुड़ा हो। अरे सुन लीजिए आप ना सर, डिफेंड अब कैसे मैं कर जवाब सकते दे हैं दूं, बांग्लादेश को? जवाब दे दूं मैं, जवाब दे दूं। मेरी इंसानियत तो वहां भी मर गई थी जहां 24,000 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया इजराइल ने, और यही बैठे हुए, ये प्रवक्ता बैठे हुए जश्न मना रहे थे टीवी डिबेटों पे कि हमारा देश तो है नहीं, हम क्यों बोलें, हमारा देश तो है नहीं, हम क्यों बोलें। यही लोग बैठे थे जो 74,000 लोगों की मौत पर जश्न मना रहे थे। ये अरे आप पर्सनल मत हुई, मुद्दे पे एक रहिए ना। इजराइल का उस्मानी लोग साहब, आप डिबेट करने कहते आए, थे, व्यक्तिगत आज चार लड़ने आए हैं। तो सड़क दे। आप डिबेट करिए। थोड़े मर रहे हैं, हमारे हमारे मुसलमान दुनिया में मर रहे हैं, हम तो नहीं जश्न बॉम्ब है यहाँ शोक, मरने दो जहां मर रहे हैं जो। आपको अगर एक हमारा मिनट, मुल्क एक दम मिनट है तो हमला उस्मानी करो साहब, तुम बांग्लादेश पे, उस्मानी अटैक साहब, करो हमला बांग्लादेश उस्मानी पे। साहब एक मिनट। अपनी हिम्मत है इंदिरा के जैसी, अरे इंदिरा के उस्मानी जैसी साहब, हिम्मत है आपके उस्मानी अंदर, इस साहब एक सरकार के मिनट अंदर रुकिए इंदिरा ना। जैसी हिम्मत। आपको दर्द तभी होता है जब मुसलमान मरता है, इंसान मरता है तब दर्द नहीं होता। आप इंसानों को सिर्फ धर्म के नजरिए से देखते हैं। इंसान तो गाजा में एक आपने बच्चा इंसान ने मरा थोड़ी है, कहा मुझे पिछले उसका दर्द है, वो पिछले हिंदू है 12 साल मुसलमान में है, वो इंसानियत बाद में ने है। मची, सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है देश में। आप मुझे ये बताइए, क्या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो रही हिंदुस्तान में पिछले 12 साल से? और धर्म के आधार आपके पे जो ये आप लोगों बयान को है, कत्ल कर रहे हो, ये तो खुलेआम देश राजनीति में से मार भी रहे परे लोगों है को, ना। कोई तो कहने वाला नहीं है। आप जो आंखें बंद कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, आप तो राजनीति से भी ऊपर निकल गए ना। आप तो उन कट्टरवादियों का चश्मा पहन के बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है बांग्लादेश में, सब शांति है वहां पे, दीपू चंद्र दास के साथ कुछ नहीं हुआ, रमेश चंद्र सेन अपने आप ही जेल में मर गए। ये चश्मा तो उतारिए। मैं आपको सिर्फ ये, मेरा चश्मा बड़ा साफ सुथरा है। मैं तो कहना चाह रहा हूं आपको साहब, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपकी सरकार में इतनी हिम्मत है, तो चलिए ना बांग्लादेश पर अटैक कीजिए, जैसे इंदिरा ने करके इंदिरा ने नहीं बनवाया था बांग्लादेश, आप याद है? वो पाकिस्तान पर अटैक करके बांग्लादेश बना सकती है, वहां के मुसलमानों को इंसाफ दिला दिया, तो आप अपने हिंदुओं को इंसाफ नहीं दिला सकते क्या जाके? और आप आलोचना नहीं करेंगे, आप बांग्लादेश की आलोचना करिए जो हो रहा है। सेना तो लड़ाई का काम करेगी, सरकार अपना काम लेगी, एक इंसान होने के नाते आप आलोचना तो करिए कि बांग्लादेश में कट्टरवादी क्या जुल्म ढा रहे हैं। आप आलोचना करने की हिम्मत तो करिए बजाय उनको डिफेंड करने के। आर्मी को हमारे पीछे रखिए, हम आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी को हमारे पीछे रखिए ना, हम चलते हैं बांग्लादेश पे, करिए अटैक। ठीक है, यही सोच निकाल के है, लाइए हिंदुओं को वहां से। यही सोच है। आपको इंसान देखते इंसान हैं नजर कौन नहीं आता है, हिम्मत तो यही कीजिए। फर्क होता है। उस्मानी हिम्मत साहब दिखाइए, ठीक है, डिबेट भी ठीक होती है है, लोगों ठीक की। है। ये मैं दूसरी जितने तरफ हिंदू- चला जाता हूं, हमारे साथ प्रोफेसर करोरी सिंह भी हैं। करोरी साहब, किस तरह से देखें हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की हत्या हुई, ये अपने आप में बात है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वहां टारगेटिंग किलिंग हो रही है, साइलेंट जेनोसाइड हो रहा है करोरी साहब, और पूरी दुनिया खामोश है इस पूरे मुद्दे पर। भारत को छोड़कर दुनिया का कोई मुल्क, कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेकर कोई आवाज नहीं। बांग्लादेश में किसी तरह का कोई बैन नहीं, कोई सैंक्शन नहीं। देखिए रवि जी, आप का जो लास्ट सेंटेंस है कि दुनिया में कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी बहुत पहले प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि माइनॉरिटीज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है, और दुनिया के बहुत से देशों ने भी इस पे प्रतिक्रिया पहले से ही दे चुके हैं। ये घटना तो अब हुई है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं हुई हैं, तो वो प्रतिक्रिया, ऐसा नहीं है कि दुनिया बिल्कुल अंधी होकर बैठी है, नहीं दिख रही है। अब बांग्लादेश की जो बेसिक स्थिति मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों के जमाने से वहाँ दो तरह की शक्तियां रही, एक इस्लाम पसंद रही, एक बंगाली तहजीब पसंद रही, और वो अंग्रेजों के जमाने से रही। और ढाका यूनिवर्सिटी उनका एक केंद्र रहा उनके आपस में कंपटीशन का। जब 47 में पार्टीजन हुआ तो इस्लाम पसंद शक्तियां ही थी, वो भारी पड़ गई और ईस्ट पाकिस्तान बन गया। फिर पाकिस्तान ने जिस तरह का ईस्ट पाकिस्तान का शोषण किया और जितना अत्याचार और दमन किया, उसके विरुद्ध बांग्लादेश में आंदोलन हुआ और 71 में वो स्वतंत्र हो गए, लिबरेट हो गए। और लिबरेट होने के बाद उसमें जो तहजीब पसंद शक्तियां थी वो थोड़ी ठीक हो, मजबूत हो गई। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई हम एक सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, अलग तरीके की गवर्नेंस देंगे।
अगर इनिशियल पीरियड को छोड़ दें, उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में दो बेगमों के बीच में कंपटीशन रहा और दोनों ने प्रयास ये किया कि दोनों जो शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां, उनमें संतुलन बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो संतुलन नहीं बन पाया। अब जो हसीना को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, 1.5 साल पहले वहां जिस तरह का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो स्थिति इमर्ज हो रही है, अब दो रहमान हैं, वो बांग्लादेश के रहनुमा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जो बीएनपी के लीडर हैं तारिक रहमान, वो एक तरह का संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माइनॉरिटी काउंसिल के लोग उनसे मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सब जांच कराऊंगा अगर सत्ता में आया तो। दूसरी तरफ है जो शफीकुर रहमान है, वो इस्लाम पसंद शक्तियों के साथ चल रहे हैं और उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था हसीना को डिस्प्लेस करने के लिए, वो पार्टी भी उनके साथ है। अब चुनाव में रिजल्ट क्या आता है उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। क्या बांग्लादेश लेकिन सिंह साहब क्योंकि 12 फरवरी को आम चुनाव है वहां पे, तो एक स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है ना हिंदुओं को डराने की वोट से पहले, कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो देख लो फिर ये होगा। ये तो डर और खौफ का खेल भी तो चल सकता है ना। जिस तरह से मंत्री 5 बार के सांसद हैं वो रमेश चंद्र सेन, जल संसाधन मंत्री रहे बांग्लादेश में। ये स्ट्रेटजी के तहत पूरी की पूरी जेनोसाइड वहां पे हो रहा है। देखिए रवि जी, केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, शफीकुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि हमारा कोई विमेन लीडर नहीं हो सकता, महिलाएं लीडरशिप दे ही नहीं सकती। तो उनका जो एटीट्यूड है जमाते इस्लामी का, वो तो एक अलग तरीके का है। लेकिन एक बेसिक चीज ये है कि भारत पड़ोसी देशों में की राजनीति में जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, चुनाव में एक मुद्दा होता है कि कुछ कहते हैं कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है, अपना प्रभाव जमा रहा है, कुछ कहते हैं कि भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। श्रीलंका में अब एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो गया है कि इंडिया के लेजिटिमेट कंसर्न है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, इवन नेपाल को भी हम ले लेते हैं, तो भारत एक मुद्दा होता है। और जब जैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटी मेजोरिटी का मामला है, या श्रीलंका में तमिल और सिंगलत है, तो जब भी वहाँ तमिल्स पे अत्याचार होता तो वो भारत के तमिल्स की तरफ देखते कि हम माइनॉरिटी हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और इसी तरह से हिंदुओं पे अगर हिंदू के नाम से अत्याचार होता है तो वो भारत में की तरफ इसलिए देखते हैं कि यहाँ हिंदू मेजोरिटी है। तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। अच्छा करोरी साहब, एक सवाल मैं पूछूं इन सबके बीच, क्योंकि बांग्लादेश एक दूसरा मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अब तक अच्छे रिश्ते रहे, उसका कहें कि उसके अस्तित्व को लाने में भारत की बड़ी भूमिका रही। अब ऐसे में भारत क्या कर सकता है? भारत क्या कर सकता है ऐसी स्थितियों में? क्योंकि ये तो है कि हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं का पलायन जो है वो भारत की तरफ हो रहा है, इतने ज्यादा रेफ्यूजी आएंगे। पहले भी 71 में भी तो यही दिक्कत हुई थी, बांग्लादेश के रेफ्यूजी भारत आने लगे थे, मजबूरन हमला करना पड़ा था, तब जाके 2 टुकड़े हुए थे पाकिस्तान की। अभी जो स्थितियां बनी है, एक आम आदमी के लिहाज से मैं आपसे पूछूं, क्या हम देख सकते हैं, सिर्फ आलोचना कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए रवि जी, आपने 2-3 सवाल पूछ लिए हैं। एक तो भारत ने बांग्लादेश को बनाया, ये हमारे कांग्रेस के नेता भी कहते हैं और दूसरे भी कहते हैं। तो उससे क्या बांग्लादेश का एक सेंटीमेंट, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, वो हर्ट होता है। ये कई बार एक्सप्रेस कर चुके पॉलिटिकल लेवल पे कि भारत ने नहीं बनाया, हमने लिया। भारत कौन होता है बनाने वाला? तो इसका एक रिएक्शन होता है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। तो उस तरह का सेंटीमेंट हमें यहाँ प्रोपेगेट करने से वहाँ वो हर्ट फील करते हैं। दूसरा, भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत का कंसर्न ये है कि वहाँ पीसफुल्ली चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नई गवर्नमेंट आए और उसके साथ भारत के रिश्ते जिस तरह के कल्टीवेट होंगे, मुझे लगता है कि इस तरह की हिंसा नहीं होगी, माइनॉरिटी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि ये तारिक रहमान ऑलरेडी कह चुके हैं और हमारे विदेश मंत्री, लेकिन दिख तो नहीं रहा सिंह साहब, मुलाकात भी सिंह साहब, अभी जो हालात हैं उससे आपको लग रहा है कि चुनावों के बाद सब शांत हो जाएगा? अभी तो चीजें जिस तरह से हो रही हैं वो तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। आपकी नहीं, मेरी भी रवि जी आशंकाएं हैं कि किस तरह से शांति होगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके अभी भी चिंताएं हैं। क्योंकि एक वही इसमें कंसर्न, करोरी साहब, वही मैं कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख, अगर से डिप्लोमेटिक अंदाज में देखें
तो यहाँ पे भारत की भूमिका हो या दुनिया के अन्य मुल्कों की, वो बहुत हो जाती है, क्योंकि भारत के कहने से ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी। अमेरिका हो गया, दुनिया के जितने मुल्क हैं, रूस हो गया, उनको बांग्लादेश पे एक प्रेशर तो बनाना होगा ना कि आप लोकतंत्र बना रहे हैं या फिर कट्टर मुल्क बना रहे हैं पाकिस्तान की तरह। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये समझें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है। रावत साहब भी इनको भी चर्चा, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और भारत को भी प्रयास करना चाहिए, इंटरनेशनल ओपिनियन ठीक बने, है। बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बने कि वो इस तरह के माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं हो, उसको इंश्योर करे। ठीक है रावत साहब, अब आपकी बारी है। रावत साहब, क्योंकि ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि हिंदू मुसलमान के नजरिए से, हमें दूसरे नजरिए से भी देखना है इन सब चीजों को। ये चुन चुन के जो आंकड़ा खुद बता रहे थे कि 1971 में 13.5 हिंदू थे, 2026 में घटकर बांग्लादेश में महज 8% के करीब, 8% से नीचे भी है ये आंकड़ा, 7 कुछ का, 8% रह गए हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब थोड़े सख्त कदम भारत सरकार को उठाने ही होंगे? थोड़ी सी सख्ताई हमें दिखानी होगी, सिर्फ देखा देखी से, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। देखिए रवि जी, बिल्कुल ठीक है, टारगेट किलिंग हो रही है, और टारगेट किलिंग तो इंडिया में भी हो रही है, बांग्लादेश में तो हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। आप देखें कि 30 किस प्रकार से हिंदुओं को उनके कपड़े उतार करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके उनको गोली से उड़ा दिया गया। ये टारगेट किलिंग नहीं, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं हो रही है, जगह जगह टारगेटिंग किलिंग हो रही है। ये एक जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको दर्द नहीं है हिंदुओं के वहां पर जेनोसाइड होने का, कत्लेआम होने का, जिनको यहूदियों के मरने का, कत्लेआम होने का डर नहीं है, अपना रोना शुरू कर देते हैं, फलस्तीन जिंदाबाद करना शुरू कर देते हैं जब उन पर अटैक होता है। 1500 लोग इजराइल के अंदर हमास ने ऐसे खत्म कर दिए, गाजर मूली की तरह भून दिए। और जब इजराइल ने उनको मारना शुरू किया तो जय फलस्तीन बोलने लगे, और जेएनयू के जो छात्र थे रात में मोमबत्तियां लेकर के फलस्तीन जिंदाबाद करने लगे। ये उन्हीं में से बैठे हुए, यहाँ पर हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कन्वर्टेड हिंदू है ये लोग, रेपिस्टों के गले में माला डाल कर स्वागत करते हो, आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? एक बहू बेटी का रेप करके आकर उसके गले में माला डाल के लड्डू खिलाते हो, आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? क्या उन लोगों आपको आती है शर्म? बिल्कुल भी। ये आप लड्डू खिलाते हो रेपिस्टों को, आपको शर्म आती है? ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा कर रखी आपने हिंदुस्तान में, आपने दाढ़ी टोपी देख के वालों को मारना शुरू कर दिया। आपको शर्म आती है? कन्वर्टेड हो जाए, आपको शर्म आती है? सर 74,000 लोग हैं, 74,000, 24,000 बच्चे, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। बच्चों के मौत पर भी आप जश्न मनाते हो। बस शुरू हो गए। मुझे पता था कि थोड़ी सी उस्मानी साहब, ठीक है शांत हो जाइए। उस्मानी साहब आपको बोलने का मौका दोबारा दिया जाएगा। उस्मानी साहब आपको बोलने का मौका दोबारा दिया जाएगा, इनको खत्म करने देते हैं जल्दी से। रावत साहब आप खत्म करिए अपना पॉइंट। है तो वहाँ हिंदू आराम से रह सकते हैं, इनको आपस में लड़ाना ही पड़ेगा, ये नीति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब तक ये आपस में दोनों लड़ेंगे नहीं, जैसे पाकिस्तान में बीएलए और पाकिस्तान की फौज के साथ में लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान की हो रही है, ऐसे ही इनको भी यहाँ पर करना पड़ेगा। और इनके जैसे जितने भी कुकरबत्ते जिहादी हैं जो टीवी पे आकर व्यक्तिगत ना हो। रावत साहब मुद्दे पे रहे। हम इन पे जब भी होगा इन पे से काउंटर सवाल जो वो लेंगे। माथुर साहब, दर्द होता है जब वहां पर एक निहत्थे लोगों को किस प्रकार से मिनिस्टर लेवल के आदमी को मारा जाता है, और कहीं भी धर्म के खिलाफ, कहीं भी धर्म की वजह से हत्या हो, वो चाहे गाजा में हो, वो चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क में हो या बांग्लादेश में हो, उसकी निंदा होनी चाहिए। उस्मानी साहब, उसकी निंदा होनी चाहिए। आप धर्म के चश्मे से देखेंगे। ठीक है रावत साहब, हो गया आपका पॉइंट।